राजस्थान में बिन रानी नई कहानी लिखने की जो इबारत है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, उसमें देरी होती चली जा रही है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे अपना कितना असर रखती है, इसका सीधा असर दिख रहा है इस देरी से। फाइनल हो नहीं रही है लिस्ट। पड़ोसी राज्य एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दो दो लिस्ट जारी हो चुकी है। तमाम सांसदों को, तमाम मंत्रियों को कह दिया गया है कि आप जाइए, जाकर के चुनाव लड़िए, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के नरेंद्र तोमर तक। लेकिन यहां पर वही सुगबुगाहट है, लेकिन अब तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। पार्टी ने क्लियर कर दिया वसुंधरा राजे के बिना उनके चेहरे के पार्टी मैदान पर उतरेगी, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया जाए तो कितना असर पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व के साथ अभी बैठक हुई थी, तो उसमें कहा गया कि तमाम तरीके से वसुंधरा राजे ने अपनी असहमति जताई थी कि जिस तरीके से टिकट्स दिए जा रहे हैं कि उनके साथी जो एमएलए हैं, जो उनके शेखावाटी से आते हैं, हड़ौती से आते हैं, मेवाड़ से आते हैं, जहां उनका इम्पैक्ट है, वहां के एमएलएस को टिकट दिए जाए। तो इसको लेकर के भी कार्य समिति काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी कि खेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है अगर वहां पर रानी को नाराज़ किया गया तो यही पसोपेश चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है इस वक्त राजस्थान की। राजस्थान का पेच किस तरह से चल रहा है, सबसे पहले मैं रुख करता हूं, अगर मैं राजस्थान का रुख कर पाऊंगा। क्या हमारे साथ मनोज जी हैं? हाँ ठीक है, मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, रोज अभी मैंने आज इंफॉर्मेशन शेयर की, आपने ही मुझको दी कि शेखावाटी, हड़ौती, मेवाड़, जहाँ से है वसुंधरा का क्या कहते हैं इम्पैक्ट, वहाँ से 40 से 42 एमएलएस को इम्पैक्ट लेकर के असर डाल सकती है। मतलब एक चीज तो ये होगी, ना खाए बन रहा है ना निगले बन रहा है, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल सचिन, सही कह रहे हैं आप इस बात को कि पार्टी ने एक तय कर लिया था कि इस बार कोई चेहरा नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कमल निशान पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी के कामकाज पे चुनाव, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं वो अलग है, क्योंकि 2003 से लेकर के 2018 तक का जो समय था वो एक वसुंधरा राजे का कालखंड कहा जा सकता है। यानी बीजेपी वसुंधरा, वसुंधरा ही बीजेपी। यहाँ के नेता एक नारा देते थे ये कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी नहीं है। तो लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्त से पार्टी को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। इन लोगों को ये था, केंद्रीय नेतृत्व को ये लग रहा था कि सीधे तौर पर अगर हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो सीधे क्लीन स्वीप वाली स्थिति रहेगी, और कहीं अगर नुकसान भी हो रहा है तो नुकसान का आकलन नहीं था कि 150 प्लस तक रहेंगे। राजस्थान में मैजिक जो है फिगर वो 100 के आसपास का रहता है। अगर नुकसान भी होता है तो जहां से वसुंधरा राजे माइनस कर रही है उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। सीधे तौर पर यह था कि कहीं ना कहीं सीधे मेजोरिटी के साथ में सरकार आएगी। लेकिन अब जब हालात ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स उनके हाथ में आ रही है, उसके बाद में हाथ पांव फूले हुए हैं। 2 बार केंद्र कोर कमेटी की बैठक चुकी, एक दिल्ली में हुई, एक राजस्थान के अंदर हो चुकी, दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक चुकी। दोनों जो जितनी भी तीनों बैठक हुई है उसके अंदर कुछ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद थी। जो सूत्रों के हवाले से बार बार जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नेताओं को कहा है कि उनके समर्थक हैं, उनके टिकटों का क्या रहेगा उसका स्पष्ट कीजिए, जिसके कारण से आज तक अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई है। यानी जो अभी भी 72 एमएलए जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से करीबन 30 से 40 एमएलए सीधे ऐसे हैं। एक चीज और कहीं ना कहीं एक चीज और बताइए, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। मनु जी एक चीज़ और बताइए, वो ये कि पिछला चुनाव में हमने देखा था कि नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और चुनाव किस तरीके से हार गई थी। उस वक्त कहते थे कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी जो है वसुंधरा के खिलाफ इतनी है, और उस वक्त ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और ये भी अंदर हलकों में कहा जा रहा था कि चुनाव हराया गया क्योंकि वसुंधरा को लेकर के इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि अब ये चेहरा दोबारा पार्टी दोहराएगी नहीं। लेकिन 5 साल बाद दोबारा, यानी इस 5 साल में पार्टी जो है बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई, या पार्टी के भीतर, पार्टी की लीडरशिप में कोई और चेहरा था ही नहीं जो टक्कर दे पाता या खड़ा हो पाता। देखिए सचिन, आपको पहले तो याद दिलाना चाहूंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी। लगातार 52 दिन तक कशमकश चलती रही, लेकिन गजेंद्र सिंह अध्यक्ष नहीं बन पाए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के। आखिर में मदन लाल सैनी को बनाना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की स्थिति ये थी। यानी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर ज्यादा हावी हो रही थी। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी बदल गई है। केंद्रीय नेतृत्व भी बिल्कुल पावरफुल है, और अब वो चाह रहा है कि जो कुछ वो चाह रहे हैं
उन्होंने जो सोच लिया है राजस्थान के बारे में वो करके दिखाना है। इसी कारण से सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। राजस्थान के अंदर नेताओं में इतनी गुटबाजी रही, यहाँ इतने गुट पैदा हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सतीश पूनिया अलग चल रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ अलग चलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का अलग गुट है, अर्जुन राम मेघवाल जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं पूरी। ये इतने गुट खड़े हो गए हैं जिसमें वसुंधरा राजे का गुट अलग है। केंद्रीय नेतृत्व इस गुटबाजी को आज तक खत्म नहीं कर पाया, जिसके कारण से ये हालात पैदा हुए हैं। अगर ये केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर सारे नेता अगर एक रहते, वहाँ पर एकजुट रहते, तो वसुंधरा राजे वाला जो फैक्टर है वो कम असर करता। जी ठीक है मनु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आप लेकिन कर सकते हैं जब भी आपको लगेगा कि कोई पॉइंट है। मैं और मेहमानों का रुख करता हूँ, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मैं अरविंद जी आपसे शुरू करता हूँ। ऐसा क्या पेच है, क्योंकि एमपी की 2 लिस्ट जारी होगी, वहाँ पर सांसदों को पूछा गया नहीं पूछा गया, बता दिया गया कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, और बता भी दिया गया कि आप क्या हैं, नेता क्या हैं क्या नहीं है, पार्टी सबसे पहले है। एक ये संदेश दे दिया गया। दूसरी तरफ राजस्थान अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, वसुंधरा का भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर 2024 में उसके बाद आपको जाना है। इन राज्यों में वो जो मैजिक है आप पहले ही अचीव कर चुके हैं, जो लोकसभा चुनाव में। अब मुझे नहीं लगता कि अब उससे और बेहतर करने के लिए पार्टी करेगी। तो राजस्थान खास तौर से क्या की फसरा है, और ये वसुंधरा आपको लगता है कि क्या पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी फांस हो गई है, इस कारण से पहले लिस्ट नहीं आ पा रही? अरविंद जी देखिए, जो रुख पार्टी का अभी तक है वो मैं कहूंगा कि वसुंधरा ही नहीं, शिवराज भी बाद में फांस बन जाएंगे। अगर शिवराज ने 18 साल 19 साल राज किया है और इसके बावजूद ऐसे बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता के बारे में फैसला इस तरह से हो कि उनको नहीं मालूम है, कैलाश विजयवर्गीय अपने फैसले पे अपनी राय बता चुके हैं। तो अगर सेंट्रल लीडरशिप इस किस्म से ताकतवर है, ताकतवर तो है, उस बात को किसी को डाउट नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म से फैसले लेना शुरू करेगा तो राजस्थान में काफी मुश्किल होने वाली है, और काफी मुश्किल माने जीतने के करीब पार्टी खड़ी है। अभी जो राजस्थान के बारे में सब लोग मानते, एक तो राजस्थान का रिकॉर्ड है कि हर साल 5 साल में बदल ले रहे हैं सत्ता, तो उस हिसाब से पार्टी जीतने के करीब खड़ी है। और ऐसी स्थिति में अगर पार्टी लीडरशिप इस तरह की जिद करती है कि किसी की शक्ल पसंद नहीं आती तो उसको न माने, या माने तभी जब वो एकदम पार्टी तोड़ने पे और खिलाफ पे उतर आए, ये अनडेमोक्रेटिक तरीका है काम करने का। अब ये जरूर है कि अभी भी पार्टी के सबसे वजनदार चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, संगठन में सबसे ज्यादा अमित शाह जी की चल रही है, चल क्या रही है, वो चला रहे हैं और जादू की तरह चला रहे हैं। माने वो काबिलियत है उसमें कि एक एक राई रत्ती वहाँ सब चीज व्यवस्थित दिखाई दे रही है। लेकिन ये व्यवस्था पार्टी, एक व्यक्ति को ताकतवर बनाना है, पार्टी को ताकतवर बनाना है, कमल को ताकतवर बनाना है, ये सब सोचना होगा। और इतने दिन से अगर वसुंधरा के बारे में पार्टी ऐसा ही व्यवहार करती आ रही है, पिछले चुनाव के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको लेके सेंट्रल लीडरशिप खुश नहीं है, और हार की एक वजह भी ये कुछ लोग गिन रहे थे, हालांकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी काफी। तो ऐसे में अच्छा, ये एक प्रदेश का नहीं, मैं बिहार का उदाहरण लूं तो वहां भी जो स्थापित लीडरशिप है लगभग सब खत्म हो गई। गुजरात का उदाहरण लूं तो गुजरात में भी लगभग सारे जो पुराने नेता बन रहे थे, चीफ मिनिस्टर तक बने, चीफ मिनिस्टर को टिकट गुजरात में न देने का ही रिवाज शुरू हुआ कि चीफ मिनिस्टर ही बदल दो और किसी विधायक को एक बार में चीफ मिनिस्टर बना लो, पूरी सरकार नहीं बना लो। अब ये प्रयोग गुजरात में तो सफल हो गया क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी बड़ा है और उनसे गुजरात की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। ये राजस्थान में भी सफल हो जाए, मध्य प्रदेश में भी सफल हो जाए, छत्तीसगढ़ में भी सफल हो जाए, इसको संदेह माने इसमें जरूर होता है कि ऐसा नहीं हो पाए। तो ये चीज़ तो सेंट्रल लीडरशिप भी जानती होगी ना। अब हिमांशु जी ये चीज़ तो सेंट्रल लीडरशिप भी जानती होगी, जिसको हम और आप या पॉलिटिकल पंडित हो सकता है कि चाबुक कह के देखते हों, वही सेंट्रल लीडरशिप 2024 के बाद लगातार कितने राज्यों में चुनाव का जीतना, फिर 2019 का मैजिकल जीत, और फिर उसके बाद इन राज्यों के लिए भी जो है लिस्ट बनाना, और उसके बाद राज्यों का आगे चुनाव। तो ये चीज़ तो सेंट्रल लीडरशिप भी जानती होगी हिमांशु जी। सेंट्रल लीडरशिप बाकायदा अच्छी तरह जानती है, और शायद इसीलिए, और ये पार्टी आज जो है ना, बीजेपी जो आज रूल में है, उसके लिए एक चीज समझने की आपको जरूरत है, दैट्स बिकम टू बिग, बहुत बड़ी हो चुकी है। उनका जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जो हम कहते हैं। अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होता है तब क्या होना चाहिए,
तब अगर सही लोकशाही ढंग से वो पार्टी चल रही हो तो बाकायदा हर 5 साल 10 साल में किसी और को चांस मिलना चाहिए, 2-4 बड़े नेता को छोड़कर, कि जो पूरी धुरा संभालते हैं, जो पूरी पार्टी को चलाते हैं। अभी जहां तक राजस्थान की बात है, मैं जो ये सब सुन रहा था अभी तक, तो मुझे ये बात का ताज्जुब होता है। और मुझे जहां तक जानकारी है, राजस्थान का चार्ज अभी नरेंद्र भाई के पास है ऑफिशियली। इसका मतलब अमित भाई के पास है। द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय अमित शाह। और जहां तक वसुंधरा राजे सिंधिया की बात है, पिछले चुनाव में उनके हारने के बाद 5 साल में वो कितनी एक्टिव राजस्थान के पॉलिटिक्स में जनसंपर्क में रही, वो चीज बहुत मायने रखती है इस पार्टी के साथ। वेन इट इज कंसिडर्ड जीरो। तीसरी एक बात जो मुझे पता है, पता नहीं लोगों में प्रचलित है कि नहीं, कि पार्टी ने सेंट्रल स्तर पर से एक सर्वे कराया है हर एक सीट के लिए। 542 सीट और राजस्थान की और मध्य प्रदेश की जो सीट है, वहां पर एक उम्मीदवार या 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार की एक यादी बनी हुई। फिर वो वसुंधरा गुट का हो, दूसरे गुट का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल पार्टी सेंट्रल लीडरशिप ने बना दी। अभी एमपी में वो जाहिर हो चुका है, क्योंकि एमपी में एक्चुअली देखा जाए तो कांटे की टक्कर थी। कमलनाथ भी वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है ना कि तमाम अगर सांसदों को भेजा गया है, इसका मतलब ये है ना कि एक सर्वे ये भी तो कहता है कि भैया हो सकता है वो सांसद जो है अपनी सांसदी ही बचाने में हो सकता है नाकाम रहने वाले हों, या अपनी टिकट जो अपनी जो संसदीय क्षेत्र है हो सकता है वहां से उनका टिकट ही ना मिल पा रहा हो। ये भी तो इसकी हकीकत हो सकती है ना। ये हमारे और आपसे बेहतर तो है वो सेंट्रल लीडरशिप भी हो सकता है वो सर्वे करवाती हो। चलते चलते एक और स्टोरी का रुख करेंगे। मनु जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब क्योंकि चुनावी महाभारत में अब पोस्टर वॉर का हम जिक्र कर लेते हैं, चलते चलते इस स्टोरी को भी हम आपको दिखा देते हैं। राम रावण और वोट युद्ध की एंट्री हो गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जानते हैं कि 2024 की जंग राहुल बनाम मोदी के बीच करने की कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। इसी ऐलान जंग में बीजेपी ने राहुल गांधी पर पोस्टर से प्रहार किया है। दरअसल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया, उन्हें एक जमाने का रावण बता दिया। पोस्टर में बीजेपी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है, वो दृष्ट धर्म और राम के विरोधी हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। बीजेपी की तरफ से जारी पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है कि भारत खतरे में है। पोस्टर में ठीक नीचे अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। तो ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और ये पोस्टर जो है वो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। इससे पहले हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है तमाम अपनी रैलीज में तमाम बातें करते रहे हैं, तमाम अपनी रैलीज में बोलते रहे हैं कि किस तरीके से 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड है, कांग्रेस उन्हें गालियां देती रही है। लेकिन आलोक सर, इस तरह का पोस्टर जारी होना, ठीक है आप चेहरा बनाना चाह रहे हैं और वो भी बीजेपी की तरफ से, हालांकि अभी इसके ऊपर कोई सफाई नहीं आई है कि 10 मुंह वाला रावण जो है बता देना, सेल्फ गोल कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो मीडिया मैनेजमेंट यदि आप कहें कि एडवर्टाइजमेंट से जो पोस्टर के जरिए, प्रचार सामग्री के जरिए कई बार अनर्गल भी होता है, और इसलिए ये कोई बहुत अच्छा ट्रेंड तो मैं नहीं मानता। और इसलिए मैं कहूँगा कि इसका कोई बहुत ज़्यादा मतदाताओं पर उस समय चर्चा के लिए हो जाता है कि देखो ये तो रावण, देखिए तो कानून में अरे ये तो रावण है, इस तरह की जो बात कही जाती है कि क्या ये मामा, अरे कंस मामा है, मैंने कुछ उस तरह की बातें करने का एक तात्कालिक असर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के लिए जब इस तरह की कोई बात कहते हैं तो उसका नुकसान निश्चित रूप से जो अपोजिशन पार्टीज है उनके लिए हो जाता है, खास करके कांग्रेस का, कि अरे हमारे प्रधानमंत्री को जो बहुत ज्यादा, देखिए राहुल गांधी अभी सामने आ रहे हैं, उन पर आप कितना डैमेज कर लेंगे, पब्लिक वैसे भी अपने आप समझती है, वो तो अमेठी से उनको हरा चुकी है, फिर दोबारा पता नहीं अमेठी जाएंगे नहीं। इसलिए, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये एडवर्टाइजिंग की वार और या एडवर्टाइजिंग से प्रचार, इसका कसर 10 या 20% होता है। असली असर होता है आप वहाँ लोगों के मन में क्या धारणा है, लोगों के मन में क्या विश्वास है। और ये भारत में देखिए, ये सही है कि विदेशों में, ब्रिटेन में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आप जज के बारे में भी उल्टा लटकाए हुए कुछ फोटो लगा दीजिए तो आपत्ति नहीं है। वहाँ तो आप एक लाइन बोल देंगे तो सचिन जी को कंटेंट में आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्रियों को लेकर के, और यहाँ भी कटुता बहुत ज्यादा है, अमेरिका में कितना ट्रम्प को लेकर के है, लेकिन भारत एक भावनात्मक और बड़ा उस तरह का देश है जहाँ शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं और महिलाएं हैं, उनमें इस तरह की भावनाओं से आप एक गलत मैसेज देते हैं
ये निश्चित रूप से खास करके प्रधानमंत्री के पद पर, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, या नरसिंह राव रहे हो, या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, मेरा मानना है कि कुछ लक्ष्मण रेखा नहीं होने से न केवल पार्टियों की खराब होती है, समाज में आप फिर किसी के बारे में कुछ भी गंदी बातें कहने लगेंगे। और पहले जब कही जाती थी हम उसकी भी आलोचना कर, सोनिया जी के लिए कोई आपत्तिजनक कहता है तो मैं जानता हूँ संघ और भाजपा के बड़े नेता भी बहुत गंभीर आपत्ति करते थे कि किसी महिला को लेकर के गंदी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे जाहिर सी लगता बात है इसी तरह से भारत में प्रधानमंत्री को लेकर के कोई यदि स्त्री की बातें करेंगे तो उसका उल्टा तीर वही चला जाएगा जो पहले महाभारत काल में कहा जाता, तीर इधर मारा वापस वही पहुंच गया। तो हम कथाओं पे नहीं जाते, लेकिन इस तरह के तीर जो है, लेकिन अगर वो ये नुकसान करते हैं। भले कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी किए जाते रहे हों पीएम मोदी को लेकर के, या फिर उन्हें तमाम स्लैंग्स को लेकर के या तमाम गालियों को लेकर के तमाम बातें की जाती रही हों जिसका पीएम मोदी बखूबी इस्तेमाल करते हैं, या फिर यहाँ पर आज हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी का रावण दिखा करके पोस्टर जारी कर दिया हो। कोशिश यही है कहीं ना कहीं, जैसे कि आलोक सर भी बता रहे थे कि जो मीडिया टीम है उसकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन दिखाया जाए कितनी जल्दी हो सके कि लड़ाई इन दोनों के बीच ही है। हम आपको एक सर्वे दिखा रहे हैं क्योंकि हम लगातार सर्वे करवाते रहते हैं। तो ये जो हमने कल सर्वे करवाया था वो सर्वे ये था कि अब भी सबसे पॉपुलर चेहरा कौन है। इस कारण से हमने कहा कि लड़ाई जो है वो किस कारण से है। सबसे पॉपुलर चेहरा देखिए, हमने जो सर्वे करवाया था उसके बाद नरेंद्र मोदी 67.40 से अब भी जो है वो सबसे आगे आ रहे हैं। राहुल गांधी 15.06% से दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद 2.84 में मल्लिकार्जुन खड़गे हमने तीसरा चेहरा दिया था। फिर उसके बाद मायावती और बाकी सारे अन्य में आ रहे हैं। तो लास्ट में कमेंट था अरविंद केजरीवाल 6.64 लोगों की पसंद है और लगभग 6.5% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते या वी डोंट नो, हमें नहीं पता। हिमांशु भट्ट जी 30 सेकंड्स में लास्ट कमेंट आपका कि ठीक है पोस्टर वॉर है, परसेप्शन वॉर है, लेकिन ये तैयारी सारी 2024 की है, चुनाव में क्या सब जायज़ है, लेकिन लकीर जो है अब क्योंकि पीएम ने लंबी खींच दी है यहाँ पर, अब ऐसे में हर दाव जो है उसका वार पलटवार होता है। वार पलटवार होगा, होना चाहिए, होता रहे, कोई इश्यू नहीं है, मगर ये क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई है, हम परसेप्शन बनाने जा रहे हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है, मगर उसको परसेप्शन की परवाह नहीं होती जो काम करके अपने काम के बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम अक्टूबर के 6 तारीख को बैठे हैं, सब फरवरी 6 2024 को आप हमसे बात कीजिए, जबकि 24 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका होगा। उसके बाद देश में जो यूफोरिया होगा, ये एक जो कार्य था जो भाजपा ने अपनी सूची में पहले बताया था कि हम ये 3 कार्य सबसे पहले करेंगे, उनमें का एक ये था राम मंदिर वही बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, और बना के दिखाया। 370 देश की बहुल प्रजा की आस्था का जो प्रतीक था वो जब निर्मित हो रहा है तो कोई परसेप्शन की जरूरत ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आप रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं ना, मंदिर बनाया तो ये 370 हटाई, रावण के चेहरे- 35 से 370 यस, वो तीनों की और तीनों यूसीसी होती पर है, बहस चली रही है। चल रही है। और तलाक खत्म हुआ। ट्रिपल तलाक देखिए, जब सामने मतलब हो रहा जाहिर सी है, बात, अब ये तो कहते ये हैं कि नहीं परसेप्शन बनाने की ये क्या सिर्फ वो जरूरत होता है? था, अब उस संकल्प पत्र कहिए या फिर जो भी वायदों का घोषणा पिटारा पत्र कहिए कहिए, उसमें जो तो भी कहे। आप कह सकते हैं हमने कहा था, हम लेकर के चलते थे, भले हम 2 सांसद थे, उसके बाद कितने हो गए, तो हमने जो कहा वो हमने किया। राम मंदिर का वायदा से लेकर के जो है ट्रिपल तलाक तक हमने अपने वायदों पर खरे उतरे और देखिए लेकर के आए। 370 तक धारा जो है एकदम हमने गुरेज नहीं किया, हटा दी। खैर परसेप्शन की लड़ाई है, अभी बहुत वक्त बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती थॉट्स देने के लिए, इस एनालिसिस के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस्सा कुर्सी का मैं फिलहाल इतना ही